सिग्नल कसा यायला रे ह्याचा आता? रेड यायलाय का? बोला। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही मेरा सिग्नल रेड बताता है और कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कमेंट करो, मैं अभी देखते रहूंगा कमेंट्स को, ठीक है? देखता ही रहूंगा कमेंट्स को, पूरा फोकस करूंगा कमेंट के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने पहले क्या देखा इस चैप्टर में? कंडक्टर्स, राइट? कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर के दो टाइप है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये पार्ट है फिजिक्स का। इसमें आते हैं आपके मेटल्स यानी कंडक्टर्स, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर्स कहते हैं फिजिक्स में, और सेमी कंडक्टर, ये दो चीजें यहाँ पे आती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होते हैं जो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन उनको पानी में डालने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर मोल्टन स्टेट में उनको हीट करके अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इनके दो टाइप्स हमने देखे। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है बेसिकली, इसको तो इस चैप्टर में उतना डिटेल में हमको देखना नहीं है, इसका टेंशन मत लो, इसको ही बहुत डिटेल में देखना है हमको, इसको बहुत डिटेल में देखना है। तो उसके बारे में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आपको पता है बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं? एक होता है आयोनिक बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड है उसमें बॉन्ड होते हैं, एक तो आयोनिक या फिर कोवेलेंट। कोवेलेंट में दो टाइप्स होते हैं, प्योर कोवेलेंट और पोलार, यानी इस प्योर को हम नॉन पोलर एक्चुअली बोलेंगे, नॉन पोलर और पोलर। तो ये पोलर कोवेलेंट और आयोनिक, इन दोनों के बीच प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। इसमें कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस होता है, जबकि इसमें पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस होता है। तो ये और ये दो लोग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन Cl2, इसको पानी में डालोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन आयोनिक कंपाउंड भी करेंगे जैसे कि NaCl है, और पोलर कोवेलेंट भी करेंगे जैसे कि HF है। अब जो आयोनिक होते हैं वो तो पानी में डालने के बाद 100% ब्रेक होते हैं, यानी टूटते हैं। वाटर में डालने के बाद कोई भी कंपाउंड जिसमें या तो टोटल चार्ज है या फिर पार्शियल चार्ज है वो टूटता है। जिसमें कंप्लीट आयोनिक है वो तो कंप्लीटली टूट जाता है 100%, ये वाला। लेकिन ये जो पोलर कोवेलेंट है वो लेस देन 100% टूटता है। तो इन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस चैप्टर में इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% ब्रेक नहीं होते, और उनको कैसे ब्रेक किया जाएगा ये टेक्निक्स हमको देखनी है, अलग अलग तरीके से उनको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो वीक है और ये जो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में आते हैं एसिड्स, बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और साल्ट सभी के सभी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। बस ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और स्ट्रॉन्ग साल्ट कहने की जरूरत नहीं है, सभी साल्ट स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। जबकि वीक में आते हैं वीक एसिड्स और वीक बेसिस। तो वीक एसिड्स और वीक बेसिस, ये आपको याद होना चाहिए कि HCN और CH3COOH, ये दो वीक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीक बेसिस में FeOH टेकन थ्राइस, अमोनिया, उसके बाद ZnOH टेकन ट्वाइस, ऐसे बहुत है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक है HF, ये भी एक वीक एसिड है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन है? देखिए, आपके पास अगर हेलोजन देखोगे तो HF, HCl, HBr, HI, तो ये वाला वीक है, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग है। नीचे जाते वक्त स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये ऐसा क्यों होता है हम बाद में देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो बस रट्टा भी मारोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने मैंने एसिड्स आपको दिए हैं, बेसिस दिए, इनको बस अभी रट्टा मार लो, बाद में आपको आराम से पता चलेगा क्यों कोई स्ट्रांग होता है, क्यों कोई वीक होता है, टेंशन मत लो। तो एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपको मैंने बताया कि HCl के नीचे वाले सभी H2SO4 भी आता है, यहाँ पे H3PO4 भी आता है, HClO4 भी आता है। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन है? NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे अभी रफली आपको आइडिया होनी चाहिए, ज्यादा आइडिया तो इनकी होनी चाहिए, ये वाले आप याद रख लो।
तो देखते हैं आगे। चलिए, अब कंडक्टर के बारे में, रट्टा मतलब रट्टा, देखिए मैं रट्टा जो बोलता हूं ना, बार बार रट्टा, इसका मतलब होता है कि पहले समझ लो और बाद में रट्टा मारो। रट्टा भी इंपॉर्टेंट होता है बेटे, पहले समझना है और बाद में क्विक आंसर आने के लिए रट्टा होना चाहिए, राइट। रट्टा भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, क्विकनेस कब आएगा? हाँ, तो फास्ट समझने के लिए पूरा हार्ड डिस्क में जानी चाहिए चीज, उसको मैं रट्टा बोलता हूं, बिना समझे रट्टा नहीं मारना। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बोला आपको कि हम वीक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इसको डालने के ऊपर बाद ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, बहुत ही थोड़ा डिसोसिएट होता है। तो इसका जो डिसोसिएशन है, इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बताते हैं। मान लो आपने शुरू में 50 मोल डाले और उनमें से 30 डिसोसिएट हुए, तो बचेंगे 20। सो इन्हें हम कहते हैं इनिशियल मोल्स या ओरिजिनल मोल, जो कि हमने डाले थे पानी में 50 मोल किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से 30 डिसोसिएट हो गए, हम बोलते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ND, और इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइनल या फिर रिमेनिंग। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी, और ऐसा लिखोगे तो फ्रैक्शन में आएगी। ये तो बहुत ही आसान बात है, पिछले चैप्टर में भी बताया था मैंने। पिछले चैप्टर में अल्फा को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहा जाता था और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग वालों के लिए 1 होती है, वीक वालों के लिए लेस देन 1 होती है। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि वीक के बारे में एक बात याद रखनी है। जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डालते हो, यानी किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, मान लो ये A+B- है, इसका मतलब इसके बीच बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पार्शियल, अगर इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस है तो पार्शियल कोवैलेंट, पार्शियल आयोनिक बॉन्ड होगा, जो भी है बॉन्ड होगा। और ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसके आयंस फॉर्म होते हैं, यानी ये सॉल्वेंट ए और बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है, और इन दोनों को पकड़ के रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू। अब आपको पता है कि दो चार्जेस है ये प्लस माइनस, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन r², इस तरीके से डिफाइंड है। तो अरेनियस की थ्योरी अभी हमको देखनी है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, अरेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप पानी में डालते हो तो उसका डिसोसिएशन अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से पहला फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। आपको याद होना चाहिए ये है मीडियम, यानी वाटर या फिर इथेनॉल या फिर और कोई हो सकता है, यूजुअली मीडियम वाटर होता है। ये मीडियम इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना चाहता है। यानी ये कैसे ब्रेक करता है? आपको पता है किसी भी चार्ज को अगर आप अलग अलग मीडियम में लेके जाओगे तो ये के बदलता है, उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और जितना के ज्यादा होगा उतना इन दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर मीडियम का के ज्यादा है तो इन दोनों के बीच का फोर्स कम हो गया, यानी बॉन्ड वीक हो गया। बॉन्ड वीक हो गया यानी टूटना आसान हो गया, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो गई या कम हो गई? बोलो, इंक्रीज और डिक्रीज। के अगर ज्यादा है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोर और लेस? गुड। और कोई बोलो फटाफट। गुड, मोर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं या फिर इसको ऐसे भी लिखता हूं मैं, डायरेक्टली रिलेटेड है ना, तो इसको अल्फा लिखते हैं। दूसरी चीज जिसके ऊपर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिपेंड करती है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ये बातें आपको बार बार लगेगी केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स में भी, ना कि सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि बाकी चैप्टर्स में भी आपको लगेगी, याद रखना है आपको, राइट। चलिए, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम सिर्फ सी भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे है। अब मान लो ये बेसिकली ये ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है,
कौन? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। ऐसा है ए और बी मतलब एक लकड़ी है और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसको ब्रेक करना चाहते हैं। अब मान लो, सिंपल सी बात है, ये मजदूर लोग है, ये लेबर्स है और ये लकड़ियां है, वुड्स, ये लेबर्स इनको ब्रेक कर रहे। अब अगर लेबर की संख्या ज्यादा हो गई तो लकड़ियां क्विकली टूटेंगी, और लकड़ियों की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो उनको तोड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कम लेबर्स को। तो आपको ये तो समझ रहा है, लेबर की संख्या बढ़ी तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, लकड़ियों की संख्या बढ़ी तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? परसेंटेज डिसोसिएशन कम हो जाएगा। समझ में आया क्या ये? बोलो जरा। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर बढ़ाते हैं, पहले तो मान लो कि ये है आपका मीडियम और इलेक्ट्रोलाइट मान लो ऐसा है, तो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट दो ही थे, तो इन दोनों को तोड़ना इतने लोगों के लिए बहुत ही आसान है। लेकिन मैंने अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया इलेक्ट्रोलाइट का, यानी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, यहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो अब इनके प्रोपोर्शन में परसेंटेज ब्रेकिंग कमी हो जाएगी ना। परसेंटेज ब्रेकिंग, भले ही पहले दो को तोड़ते थे, अभी चार को तोड़ेंगे, लेकिन टोटल तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड, इसको मैं ऐसे लिखता हूं इनवर्स को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइल्यूशन। तीसरा है टेम्परेचर फैक्टर, तीसरा है टेम्परेचर। बहुत ही आसान है बेटे, ये तो आपको समझ में आएगा ही। जितना ज्यादा हीट करोगे उतने बॉन्ड्स ज्यादा ब्रेक होंगे। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और कुछ और एक है कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी ठीक से बताता हूं। चलो, अब कॉमन आयन इफेक्ट ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से आता है। कॉमन आयन का मतलब क्या होता है, देखो, मान लो इसमें मैंने ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो ये तो वीक है इसलिए टोटल तो ब्रेक नहीं होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड आती रहेगी, ए प्लस और बी माइनस फॉर्म होंगे, ये आयन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। अगर ये स्ट्रांग होता तो 100% ब्रेक होता और हम इसको ऐसा लिखते, यहां पे ऐसा नहीं लिखते, स्ट्रांग के लिए, वीक के लिए लिखेंगे। अब ए प्लस बी माइनस फॉर्म हो गया, ये है आयंस। अब कॉमन आयन इफेक्ट यानी क्या होता है, इसमें मैंने ए बी डाल दिया, तो क्या करना है, इसके साथ और एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है जिसमें या तो ये हो या तो बी हो, मतलब कुछ सी बी डाल दिया या फिर ए सी डाल दिया या फिर ए डी डाल दिया, ऐसा। यानी हमने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दूसरा डाला जिसका एक आयन इसके एक आयन के साथ कॉमन है, या फिर सिर्फ हमने बी डाला, ऐसा भी बोल सकते हो, बी आयन। लेकिन यानी यहाँ पे ए बी को डालने के बाद आपके पास ए प्लस बी माइनस और ए बी है, इस सॉल्यूशन में ए बी भी है क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, तो आपने ऊपर से डाला बी माइनस। यानी आपने क्या किया, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की चल रही थी और आपने ऊपर से इस वेसल में डाल दिया बी माइनस, यानी आपने कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाया, रिएक्टेंट का बढ़ाया, प्रोडक्ट का? बोलो एक बार, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया बच्चे? बोलो कम ऑन, सभी बोलेंगे, रिएक्टेंट का बढ़ाया या प्रोडक्ट का बढ़ाया? कितनी देर, कितनी देर? गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शुभम। नारे शुभम, क्या क्या शुभम, जरा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। आपका रिएक्टेंट ए बी है, प्रोडक्ट ए प्लस बी माइनस है, हमने ऊपर से बी माइनस डाला है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ना। जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फॉरवर्ड? बोलो, बैकवर्ड, सही बात है। तो कॉमन आयन, इसको बोलते हैं हम कॉमन आयन, जो कि इसमें और इस सीबी इन दोनों में एक कॉमन है, तो कॉमन आयन को डालने के बाद रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ी या कम हुई? बोलो एक बार। अगर रिएक्शन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो डिसोसिएशन बढ़ा या कम हुआ?
AB का डिसोसिएशन गुड कम हुआ, राइट। तो इसका मतलब है कॉमन आयन डालने के बाद ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। फॉरवर्ड वाली डिसोसिएशन की रिएक्शन है, बैकवर्ड वाली एसोसिएशन की है। तो कॉमन आयन से एसोसिएशन बढ़ता है, डिसोसिएशन कम होता है। सो कॉमन आयन इफेक्ट, इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, यानी कॉमन आयन इफेक्ट जितना ज्यादा उतना डिसोसिएशन कम, यानी रिलेशन हो गया आपका इनवर्स, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है जो भी मैंने समझाया? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बेटे बोलो एक बार। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट। अब आगे चलते हैं। इसके आगे हमको देखना है बेटे ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, मैंने सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको एक फॉर्मूला दिया था कि ये इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वो कहां से आया, इसका डेरिवेशन अब है। सबसे पहले ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने बोला ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत ही डिटेल में देखना है हमको। तो इसमें मान लो एक आपके पास वीक एसिड है, देयर इज वीक एसिड लाइक HA, और ये डिसोसिएट होता है पानी में डालने के बाद H प्लस A माइनस में। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी पानी में H प्लस आता है तो आपको पता है कि H2O इस तरीके से होता है, इसके पास एक लोन पेयर होती है, एक्चुअली दो लोन पेयर होती है। तो ये इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देती है, और ये H2O हमेशा पानी के अंदर, सॉरी ये H प्लस हमेशा इसके ऊपर ऐसे अटैक होता है और हमेशा H3O प्लस के फॉर्म में रहता है। यानी आपके पास ये H2O है, ये लोन पेयर है, और इसमें अगर ये HA डाला तो ये इसका H प्लस ये इस तरीके से अटैक करेगा, और आपके पास ये लोन पेयर इसके साथ चली गई, ये ऐसा होगा। एक्चुअली होता यह है कि और भी H प्लस इसके साथ अटैच हो सकते हैं, यानी कि ये ऐसा भी पाया गया है। राइट। अब छोड़ दो ये बातें, इंपॉर्टेंट वो नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं यहां पर, डायरेक्टली H प्लस एज्यूम करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली H3O प्लस के फॉर्म में रहता है। इस रिएक्शन को पानी के अंदर ऐसा भी लिखा जाता है, कैसा, HA वाटर में डाल दिया, रिवर्सिबली डिसोसिएट हो रहा है क्योंकि ये वीक है, स्ट्रांग होता तो पूरा डिसोसिएट होता। तो इसका H इस ऑक्सीजन के पास चला गया, H3O प्लस और ये माइनस फॉर्म हो गया। ऐसे भी लिखते हैं रिएक्शन को, ऐसे भी लिखते हैं, ज्यादातर जगहों पर ऐसे लिखेंगे। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसे प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन हाइड्रोनियम। लेकिन हम ये वाली रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HE। ये हो गया इस रिएक्शन के लिए K। अब ये जो K है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा नीचे लिखना होगा मुझे, प्लीज, आई बेग योर पार्डन। इस रिएक्शन के लिए हम K लिखते हैं ऐसे। अब बेसिकली ये एसिड है और एसिड का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए हम Ka भी लिखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मान लो शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, इसका 0 था, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के बाद मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया कि इसको हम C इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, इसको C अल्फा और इसको C अल्फा लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है क्या, बोलो, लास्ट वाला।
कॉमन आयन इफेक्ट बेटा आणखीन एक वेळेस तू युट्यूबवर जाऊन पहा मग पुन्हा एकदा, कारण मी आता बघितलं नाही तेव्हाच. पाहिजे तर सांगू शकतो मी, एवढं काय नाही. सिग्नल मुळे जर एखादी गोष्ट गेली असेल तर मला परत विचारत जाऊ नका, कळलं नसेल तर परत विचारत जाओ. सिग्नल की वजह से अगर कोई चीज आपको नहीं समझी, मिस हुई, तो आप फिर से यूट्यूब पर जाके देखिए. और अगर आपको समझा नहीं पढ़ाते वक्त तो फिर यहाँ पे पूछा कीजिए कि सर ये बात और एक बार बताओ. ठीक है, ये भी आपको समझना चाहिए. मैंने क्या बोला कि ए बी पानी के अंदर डालोगे तो ए प्लस और बी माइनस फॉर्म होगा. मान लो ये 100 थे, उसमें से 70 रह गए और 30 डिसोसिएट होके दोनों के 30 फॉर्म हो गए. अब ऊपर से हमने क्या डाला, सीबी डाला. सीबी डाला मतलब क्या डाला, सी प्लस और बी माइनस डाला. अब इसका कुछ काम नहीं है, काम है इसका. ये बी वो है जो सीबी में भी है और ये बी में भी है. बी वो है जो सीबी में भी है और ये बी में भी है. तो ये दोनों में कॉमन है. बी इज कॉमन आयन. बी माइनस यहाँ पे भी है, बी माइनस यहाँ पे भी है. सो बी माइनस इज कॉमन आयन इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स. इसलिए इससे जो इफेक्ट आता है उसे कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट. तो होता क्या है, ये डालने के बाद सी प्लस और बी माइनस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. अब होता यह है कि ये रिएक्शन को पता नहीं होता कि ये बी माइनस कहां से आ गया. इसको बस ये पता होता है कि बी माइनस और ए प्लस कितने हैं. तो इसको ऐसा लगता है, इस रिएक्शन को लगता है, मतलब उसको ब्रेन नहीं होता, वो अपने आप समझ जाती है. ठीक है, तो ये बी माइनस बढ़ गया ना. अभी ऊपर से आपने सीबी डाला तो मान लो कि 20 डाला ये, तो बी माइनस 20 हो गए. तो पहले तो 30 थे बी माइनस, लेकिन सीबी डालने के बाद ये बी माइनस कितने हो गए, प्लस 20 यानी 50 हो गए. तो रिएक्शन को लगता है कि प्रोडक्ट बढ़ गए, प्रोडक्ट बढ़ गए. और ये कहां से होता है, के से ही होता है बेटे. के इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, ए प्लस बी माइनस और नीचे होता है ए बी का कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या, पहले क्या था, ये 30 मान लो, इतना ज्यादा नहीं, छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं हम, छोटा छोटा नंबर 3 ठीक है. और ऊपर से हमने 2 डाले, छोटा छोटा समझने के लिए, छोटा छोटा. तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 है, ए बी का कॉन्सेंट्रेशन 7 है. तो ये आपका आ जाता है अभी कितना, 3 3 9 और डिवाइड बाय 7 यानी कि 1.3. तो K की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 1.3 है. अब जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक इस K की वैल्यू चेंज नहीं होती. ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया ऑलरेडी. K की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता. अब यहां से B डाला, Cb 2 डाले, मान लो ये दोनों के दोनों टूट गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मान लो. तो ये B कितने प्रोड्यूस हो गए, 2 प्रोड्यूस हो गए. तो ये रिएक्शन को क्या, ये तो ऑलवेज कैलकुलेट करती रहती है सॉल्यूशन के अंदर, ये कितना है, बी कितना है, उनका प्रोडक्ट कितना है, और वो प्रोडक्ट मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, 1.3. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक के को चेंज नहीं करूंगी मैं. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है. as long as temperature is not changed, the equilibrium constant of a given process does not change. तो सिंपल सी बात है. अब कितना हो गया, बी तो हो गया 3 की जगह पर 5 हो गया. तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर से कैलकुलेट करता है, मतलब के की वैल्यू तो 1.3 ही रहती है, वो हमेशा कैलकुलेट क्या करता है, क्यू हमेशा इक्वल टू के होना चाहिए. और रिएक्शन हमेशा क्यू को कैलकुलेट करती है. जब तक क्यू 1.3 है तब तक वो कुछ नहीं करती. लेकिन जैसे ही इसको पता चलता है कि अब क्यू कितना हो गया, ये तो 5 हो गए, बी 5, ये तो 3 थे, 3 ही है क्योंकि ये नहीं है, सी है राइट, और ये भी तो 7 ही है. तो अब कितना हो गया भाई, 15 डिवाइड बाय 7, तो ये आपका तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है. अरे क्यू की वैल्यू तो इक्वल टू के होनी चाहिए, लेकिन क्यू की वैल्यू बढ़ गई. क्यू जैसे ही बढ़ गया, क्यू ग्रेटर देन के हो गया, तो आपको पता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है. या फिर डायरेक्टली ले लो ली चैटेलियर से. ली चैटेलियर क्या कहता है, अरे भैया प्रोडक्ट बढ़ गए ना, तो प्रोडक्ट बढ़ गए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी. ली चैटेलियर कहां से आया है, इससे ही आया है, ये के की प्रॉपर्टी से ही आया है बेटे. ली चैटेलियर प्रिंसिपल का पूरा जो प्रिंसिपल है ना, वो पूरा इसकी प्रॉपर्टी से आया है. इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि मैं तब तक चेंज नहीं होऊंगा जब तक क्या चेंज नहीं होता, बोलो एक बार,
जब तक क्या चेंज नहीं होता, बोलो, कि तब तक चेंज नहीं होता जब तक क्या चेंज नहीं होता बेटे, बोलो। हाँ, टेम्परेचर। 1 मिनट रुको जरा। जरा 1 मिनट रुको, हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आया, 1 मिनट रुको जरा, नेट को ठीक करता हूं मैं। क्या करूं, बहुत सी चीजें। चलो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर C1 माइनस अल्फा, इधर सी अल्फा के इक्वल टू, ये मैंने बोला, इसकी जगह पर सी अल्फा डाला, इसकी जगह पर सी अल्फा डाला, और इसकी जगह पर C1 माइनस अल्फा डाला। ये C और ये C कैंसिल हो गया, तो C और ये अल्फा का स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 माइनस अल्फा। चलिए, वैसे ही जैसे वीक एसिड है वैसे ही वीक बेस लेंगे हम, वीक बेस। तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यों आया, ये आपको समझ में आया? ठीक है, बोलो। ओके, सो ये तो क्लियर। अब वैसे ही वीक बेस, वीक बेस कैसे होगा बेटे? मान लो BOH ऐसे है, ये कैसे ब्रेक होगा? B प्लस OH माइनस। इनिशियली इसका है कॉन्सेंट्रेशन C, इसका है 0 0, इक्विलिब्रियम आने पर यानी फाइनली ये होता है C इंटू 1 माइनस अल्फा, बिल्कुल इसके जैसा, कुछ भी अलग नहीं है, सेम। C इंटू 1 माइनस अल्फा, इसका होगा C अल्फा, इसका होगा C अल्फा। और जैसे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड है, वैसे ही इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस होता है बेटे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस क्या होगा फिर? BOH डिवाइडेड बाय B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। चलो, ये क्लियर है अब तक? बोलो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? कम ऑन, क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? जरा ठीक से देखो जरा, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे कैसे हो, गलती हो रही है बेटा, थोड़ा देख लिया करो यार, देख लिया करो थोड़ा। यहाँ पे गलती हो रही है ना बेटा। के का मतलब क्या होता है? ऊपर कौन होना चाहिए, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? हाँ दिनेश, समझ में आया ना, ये प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए। और कौन सी गलती? हाँ, ये केबी में ही गलती हो गई है। क्या गलती हो गई?
ये ऊपर प्रोडक्ट होनी चाहिए ना, थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेशन है मान लो, और नीचे ये। अब ये वैसे ही सी अल्फा, ये भी सी अल्फा, नीचे ये इधर है देखिए, ये सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये सी कैंसल, तो के बी इज इक्वल टू आता है सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के ए और के बी इन दोनों का फॉर्मूला सेम आता है। चलिए अब यहां तक क्लियर है क्या सबको? ओस्टोल्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके अकॉर्डिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है क्या? राइट तो चलो तो हमने देखा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही वीक है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर बहुत ही वीक है, यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक ही होते हैं, तो क्या होता है? तो इस अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हैं हम, अल्फा कैन बी निग्लेक्टेड, सो के ए बिकम्स सी अल्फा स्क्वायर। चलो ये डाइजेस्ट हुआ ना? नहीं हुआ तो जल्दी से बोला करो कि नहीं सर। तो के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आया, और इसको नीचे लेके जाओ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी आता है, और स्क्वायर को हटा दो तो ये आता है। सो अल्फा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भी आता है, एसिड के लिए के अपॉन सी और बेस के लिए के बी अपॉन सी। चलो अल्फा का ये फॉर्मूला भी हजम हुआ क्या? बोलो यस और नो, बोलो कम ऑन। गुड। तो बेटी क्या करते हैं, इसको अब बाद में कल देखते हैं इसके आगे, अभी तो यहां तक आप लिख लो। शेयर करता हूं मैं स्क्रीन, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। कितना देर लगाएगा? चलिए मैं आपको फोटो डाल देता हूं बेटे, आप मीटिंग से जा सकते हो, मैं आपको फोटो डाल देता हूं व्हाट्सएप के ऊपर। चलिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलो पहले लिखना है आपको ये वाला पेज, उसके बाद लिखना है आपको ये वाला पेज। अरे ठीक है, ये रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी पढ़ाया नहीं, यही वाला लिखो, यही इसमें सब कुछ है।